नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का गुजरात दौरा है। आज सुबह 11:40 पर राजकोट एयरपोर्ट गुजरात पहुंचेंगे सीएम योगी। गुजरात में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करेंगे। गुजरात के मोरबी में आज सीएम योगी की जनसभा है। भरूच और सूरत में भी सीएम योगी आदित्यनाथ रैलियों के जरिए हुंकार भरेंगे। तो वहीं हिमाचल के बाद गुजरात चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड अब बढ़ गई है। आज से गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। गुजरात के मोरबी, भरूच, सूरत में चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दौरान भी किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ प्रचार किया और इसके बाद अब बारी है गुजरात के रण की। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश मॉडल और साथ ही साथ डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। गुजरात वासियों का विश्वास जीतने का भी प्रयास किया जाएगा। तो गुजरात का ये चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, 2 चरणों में मतदान होने हैं, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज खास दौरा। 11:40 पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात। दोपहर 12:05 पर मोरबी के वाकानेर पहुंचेंगे। 12:15 से 1:15 तक वाकानेर में जनसभा करेंगे। तो वहीं दोपहर 1:25 पर वाकानेर मोरबी से रवाना होंगे। दोपहर 2:25 पर भरूच के झगड़िया पहुंचेंगे और इसी के साथ शाम 2:40 से 3:30 तक झागड़िया में जनसभा करेंगे। इसके बाद शाम 3:35 पर झागड़िया भरूच से रवाना होंगे और शाम 4:25 पर सूरत एयरपोर्ट से रवाना होंगे। शाम 5 बजे हेलीपैड खोड़ियार चौकडी सूरत पहुंचेंगे। तो शाम 5 बजे से 5:45 तक सूरत विधानसभा प्रत्याशी के लिए जनसभा होगी और शाम 5:45 पर हेलीपैड खोड़ियार चौकडी से रवाना होंगे। तो ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। शाम 6:15 पर सूरत एयरपोर्ट गुजरात से रवाना होंगे। शाम 7:50 पर अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ वापस पहुंचेंगे। तो आज पूरा खास दौरा रहने वाला है। जो टाइमिंग शेड्यूल है वो भी लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित हैं, जहां जनसभाओं के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ आज बड़ी हुंकार भरेंगे और किस तरीके से गुजरात पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सके, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से रखी जाती हैं, ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, महत्वपूर्ण आज का ये पूरा दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां 182 सीटों का विधानसभा चुनाव और ये रण बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 चरणों में मतदान होने हैं और उससे पहले देखिए इस जो त्रिकोणीय मुकाबला क्योंकि होने वाला है गुजरात में, और ऐसे में जो सभी पार्टियां हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं। प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तमाम वादे जनता से किए जा रहे हैं इस चुनावी हवा के चलते। और ऐसे में देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का पहुंचना अपने आप में और भी ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश मॉडल की हर ओर सराहना की जा रही है। कानून व्यवस्था के चर्चे हर जगह हैं। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते रहते हैं वो काफी प्रसिद्ध है। और इसी को लेकर देखिए, आज भी जब खास दौरा होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ वो अहम कहते हैं ये देखना होगा। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। एसके, देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए तो योगी मॉडल जो उत्तर प्रदेश में है उसी का एक तरह से एग्जाम्पल देंगे गुजरात में जाकर के, और साथ ही डबल इंजन की सरकार से क्या कुछ फायदे हुए हैं वो भी तमाम बातें कहते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभा के दौरान नजर आएंगे। एसके, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो मॉडल पूरे देश में सीधे तौर पर हम देखें तो लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। चाहे इसके पहले अगर हिमाचल के चुनाव को देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 बार अलग अलग एक दिन में 3 से 4 विधानसभाओं में रैली की और सीधे तौर पर जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ आई। वजह बिल्कुल साफ थी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उत्तर प्रदेश के निवेश को लेकर
काम कर रहे हैं वो मॉडल सीधे तौर पर लगातार पूरे देश भर में लोकप्रिय हो रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, जो छठे नंबर पर थी उसको लगातार अपने प्रयासों से काम करते हुए दूसरे नंबर पर लेकर आए हैं। तो चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में है। अगर हम निवेश की बात करें तो तीन जहां पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और इन्वेस्टर समिट हो चुकी हैं, अगर अब हम देखेंगे तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, डिफेंस एक्सपो हो चुका है उत्तर प्रदेश में। ये एक वजह है कि लगातार जो निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी उनकी कैबिनेट कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, ज्यादा से ज्यादा उद्यम लगे और लोगों को रोजगार मिले। यही एक वजह है कि दूसरे प्रदेशों में ये मॉडल लगातार सराहा जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, क्राइम को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश पर सवाल उठते थे। जब एनसीआरबी के आंकड़े आते थे तो उत्तर प्रदेश पर गंभीर आरोप लगते थे कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लेकर 2022 तक जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया, कहीं न कहीं ये वजह बिल्कुल साफ है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि लगातार दूसरे प्रदेशों में बेहतर होती गई। और जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार किया, बड़ी संख्या में बीजेपी के वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ, ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। और यही वजह है कि लगातार जो बीजेपी की विभिन्न प्रदेशों की यूनिटें हैं वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों की मांग करती रही हैं। चाहे हिमाचल का चुनाव रहा हो या अब गुजरात का चुनाव, क्योंकि गुजरात मॉडल के तौर पर ही भारतीय जनता पार्टी दूसरे प्रदेशों में काबिज हुई थी। अब जब गुजरात का ही चुनाव होने जा रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी कमान संभालेंगे। मोरबी, सूरत में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां है और सीधे तौर पर एक कोशिश होगी एक संदेश देने की उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर, धार्मिक पौराणिक महत्व के स्थलों को विकास को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो जरूर उत्तर प्रदेश में एक मॉडल है और इस मॉडल को दूसरे प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी लगातार स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विभिन्न प्रदेशों में लगातार उतार रही है। अगर हम बीजेपी की रैलियों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी, बिल्कुल एसके, देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो दौरा है, जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई गई, कहीं ना कहीं ये, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और जो उनके कार्य होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो नजर आता है। और इसके लिए जो इलाकों का चयन भी किया गया है, देखिए उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है जहां जहां आज कार्यक्रम होने हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां लगातार होंगी और गुजरात के चुनाव में मुख्यमंत्री लगातार रैलियां करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, वहां पर भी मुख्यमंत्री की रैलियां होंगी। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर अगर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, किसी की सबसे ज्यादा रैलियां हो रही हैं तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो स्वीकार्यता है वो एक नेशनल लीडर के तौर पर लगातार हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता माने जाते हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार विभिन्न प्रदेशों में प्रचार करते रहे हैं। और इस बार भी मुख्यमंत्री अब हिमाचल के बाद सीधे गुजरात के प्रचार में आज पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण चीजें हैं कि मुख्यमंत्री की अपनी एक फैन फॉलोइंग है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, मुख्यमंत्री के फॉलोअर्स में भारी इजाफा हुआ है और लगातार मुख्यमंत्री के जो विभिन्न एक्शन है वो लगातार ट्विटर और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ट्रेंड करते रहे। क्योंकि मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता है न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के विभिन्न प्रदेशों में लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के फॉलोअर्स विभिन्न प्रदेशों से आते हैं। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री की रैलियों की मांग लगातार बीजेपी की विभिन्न प्रदेशों की यूनिटें लगातार करती रही हैं। और उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री गुजरात पहुंचेंगे और जहां अलग अलग जगहों पर रैलियां करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है उसको बताने की कोशिश करेंगे, विपक्षियों पर हमले होंगे और इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलग अलग स्थानों पर ये रैलियां अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में करने वाले हैं। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो आज मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? मोरबी, भरूच और सूरत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां हैं। चूंकि मुख्यमंत्री लखनऊ से रवाना हो चुके हैं और करीब आधे घंटे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात पहुंच जाएंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री की दिन भर कार्यक्रम है। करीब शाम को 7 बजे वापस लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लौटेंगे। तो ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री की रैलियों की मांग दूसरे प्रदेशों से हो रही है। और मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद गुजरात पहुंचेंगे
करेंगे, जिसके बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां हैं। देर शाम 6 बजे तक मुख्यमंत्री रैलियां करेंगे, शाम 7 बजे के करीब में मुख्यमंत्री वापस लखनऊ एयरपोर्ट लौटेंगे। जी चलिए, आप लगातार इसके अपडेट हमें पहुंचाते रहिएगा और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। 10 के एजेंडे में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर आयुष कॉलेजों में फर्जी एडमिशन का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है, जहां पर आयुर्वेद निदेशक SN सिंह समेत 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है। STF की टीम ने SN सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसमें नीट पास किए बिना ही आयुष कॉलेजों में एडमिशन दिए गए हैं छात्रों को। जांच शुरू होते ही SN सिंह को हालांकि सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सरकार ने इस पूरे मामले में CBI जांच की सिफारिश की है। अधिक इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जांच शुरू होते ही SN सिंह को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब SN सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ में 11 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। और वाकई देखना होगा कि अब ये 12 गिरफ्तारियों के बाद और कौन कौन लोग इस फर्जीवाड़े में सामने आता है और कौन कौन सा नाम। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर के? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिना नीट की परीक्षा पास किए हुए जो छात्र थे, उनको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो आयुर्वेदिक कॉलेज थे, आयुष कॉलेज थे, उनको वहां पर एडमिशन देने का काम किया गया था। जिसके बाद ये पूरा फर्जीवाड़ा जब सामने निकल कर आया तो कहीं ना कहीं अब इस पर जो है तत्कालीन जो आयुर्वेदिक निदेशक थे उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार इस पूरे प्रकरण की जांच हो रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी CBI जांच के लिए सिफारिश की है। देखना होगा, जब CBI जांच के लिए सिफारिश हुई है और STF ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो 12 लोगों की गिरफ्तारी में देखें तो एक सबसे अहम जो गिरफ्तारी है वो एक प्राइवेट कंपनी की है, जिसके तहत जो है इन लोगों को एडमिशन दिलाया गया था। उसके जो है जुड़े हुए मैनेजर की गिरफ्तारी की गई है। अब देखना होगा कि पूरे प्रकरण में जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी तो तमाम और बड़े खुलासे होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरी ओर जहां CBI जांच की सिफारिश की है, ऐसे में जब CBI जांच शुरू होगी तो कहीं ना कहीं पूरे मामले का भंडाफोड़ होगा, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है जहां पर बिना नीट की परीक्षा पास किए ही अभ्यर्थियों को जो है आयुष कॉलेजों में एडमिशन दे दिया गया था, जो कहीं ना कहीं मानकों और नियमावली के बिल्कुल विपरीत था। जिसके बाद आयुर्वेद के जो डायरेक्टर थे SN सिंह, उनको सस्पेंड किया गया था। कल देर रात इनको गिरफ्तार किया गया। इनके साथ 12 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए, आप लगातार नीलेश बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि नीट पास किए बिना ही आयुष कॉलेजों में एडमिशन हुए और इस पूरे फर्जीवाड़े में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और भी कई लोगों की गिरफ्तारियां होना बाकी हैं। और अब बढ़ते हैं आगे लखनऊ से एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां हत्यारोपी सुफियान पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। DCP पश्चिम ने आरोपी सुफियान पर इनाम रखा है। जहां प्रेमिका को चौथी मंजिल से धक्का देने का आरोप है, तो वहीं ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी निधि की, और धन परिवर्तन न करने पर हत्या का भी आरोप है। तो लव जिहाद के एंगल से भी इस सब पूरी घटना की जांच हो रही है। लेकिन आपको बता दें, आरोपी सुफियान पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। जहां जो भी सूचना पुलिस को देगा, पुलिस उसे इनाम के तौर पर 25,000 की राशि देगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, देखिए, इस पूरे मामले में सुफियान पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल आप सामने आया था जहां पर सुफियान ने चौथी मंजिल से जो निधि नामक लड़की थी उसको नीचे फेंक दिया था। गंभीर हालत में लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान निधि की मौत हुई थी। परिजनों के साथ साथ जो रिश्तेदार थे, हिंदूवादी संगठन थे, लगातार जो है सुफियान की गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रहे थे। हालांकि लखनऊ पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। उसके बाद सुफियान को गिरफ्तार किया। अब इस पूरे प्रकरण की जब गंभीरता से जांच होगी तो तमाम तथ्य निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से निधि के परिवार के लोगों की मांगे थी कि सुफियान को गिरफ्तार किया जाए और उसको जिस तरीके से उसकी बच्ची तड़प कर मरी है, वैसे ही उनको फांसी के फंदे पर लटकाकर जो है सजाएं दी जाए। अब देखना होगा सुफियान जब गिरफ्तार हुआ है तो क्या कुछ कार्रवाई सुफियान के ऊपर होती है, क्योंकि इस तरीके के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार कहती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरे बिल्कुल, देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा होता है। लव जिहाद के एंगल से क्या कुछ बड़े खुलासे होते, देखना होगा। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर डेंगू के बढ़ते केस को लेकर के इस वक्त लगातार सख्ती अपनाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि डेंगू की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए सरकार ने अब सख्त कदम उठा लिए हैं। निजी पैथोलॉजी पर ज्यादा पैसे वसूले जाने पर रोक लगेगी। अब कोविड की तर्ज पर ही डेंगू की रिपोर्ट्स को भी तैयार किया जाएगा, जहां निजी अस्पतालों को हर रोज डेंगू की रिपोर्ट्स सौंपने होंगे।
एलाइजा और रैपिड जांच के अलग अलग रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी। हर रोज शाम को स्वास्थ्य विभाग को ये रिपोर्ट भेजनी होगी। साथ ही निजी पैथोलॉजी लैब को बाहर डेंगू की जांच रिपोर्ट की कीमत भी लिखनी होगी। प्रदेश में अब तक डेंगू के 13,774 मामले सामने आ चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डेंगू के जो केसेस है वो लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, देखिए डेंगू के केसेस जो हैं वो लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से कोविड के दौरान सख्ती अपनाई गई थी वही सख्ती एक बार फिर से सरकार अपनाती हुई नजर आ रही है। एसके, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड के दौरान ये लड़ाई लड़ी गई थी उसी तर्ज पर अब डेंगू के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है, जहां एलाइजा और रैपिड जांच के अलग अलग रिपोर्ट बनाए जाएंगे और हर रोज शाम को स्वास्थ्य विभाग को ये रिपोर्ट हर पैथोलॉजी लैब को, हर अस्पताल को भेजनी होगी और निजी पैथोलॉजी लैब को बाहर डेंगू के जांच रिपोर्ट की कीमत भी लिखनी होगी ताकि कोई भी व्यक्ति वहां से निकले तो उसे पता लगे कि डेंगू की जांच की कीमत क्या है। बता दें कि प्रदेश में अब तक 13,000 से ज्यादा केसेस डेंगू के सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में ये बड़ा कदम, बड़ी सख्ती अपनाई जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर। निजी पैथोलॉजी पर ज्यादा पैसे वसूले जाने पर भी रोक लगाई जाएगी और कोविड की तर्ज पर ही डेंगू की रिपोर्ट्स भी अब तैयार की जाएंगी। लगातार ये लड़ाई इस वक्त उत्तर प्रदेश में लड़ी जा रही है क्योंकि डेंगू के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सीधे तौर पर सख्ती अपनाई जा रही है। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, प्रदेश में डेंगू के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और अब तक 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं डेंगू के और डेंगू की बढ़ती रफ्तार को लेकर सख्त कदम सरकार ने उठाए हैं। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अगर हम देखें निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेंगू को लेकर पूरे प्रदेश भर के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें और जो नगर निगम या नगर निकाय की टीमें हैं वो लगातार हर उस इलाके पे छिड़काव कराएं, फॉगिंग कराएं, एंटी लार्वा का छिड़काव हो, लोगों को जागरूक करें। साथ ही साथ डेडिकेटेड डेंगू हॉस्पिटल पूरे प्रदेश भर के हर जिले में बनाए जाएं और डेंगू के जो भी मरीज आ रहे हैं उनके इलाज को लेकर पूरी तरीके से सावधानी बरती जाए, तत्काल उनका इलाज किया जाए और सीधे तौर पर जिस तरीके से पहले कोविड को लेकर जो रिपोर्ट का अभियान चलाया गया था उसी तरीके का अभियान डेंगू को लेकर चलाया जाए ताकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु डेंगू से ना हो, ताकि सही समय पर उसकी टेस्ट होने के बाद यह जानकारी हो सके कि आखिर उसको क्या समस्या है। अगर उसको डेंगू की समस्या है तो तत्काल उसका इलाज डेंगू के तौर पर शुरू किया जाए और फौरी तौर पर उसको हर वो सुविधा उपलब्ध कराई जाए जो कि डेंगू मरीज के लिए जरूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद चाहे वो राजधानी लखनऊ हो या फिर दूसरे प्रदेश के जिले हो, उन सभी में डेंगू मरीजों को लेकर डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ जो निजी पैथोलॉजी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो जो जांच के रेट उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किए हैं उन्हीं रेट पर मरीजों की जांच करें, उससे ज्यादा पैसा किसी भी मरीज से ना लिया जाए। और सीधे तौर पर अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो पिछले करीब अगर हम 20 दिन के आंकड़े को देखेंगे तो 7 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब अब भी करीब 125 मरीज ऐसे हैं जो जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मरीज हैं और बुखार के मरीज लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है, साथ ही साथ जो नगर निगम की टीमें हैं, वो संयुक्त रूप से लगातार उन इलाकों में पूरी तरीके से अगर हम देखें तो रेड जोन घोषित करके वहां पर एंटी लार्वा का छिड़काव, लोगों को जागरूक करना, साथ ही साथ जो ऐसे लोग हैं जो कि लार्वा को कहीं न कहीं उनके घर में लार्वा पाए गए हैं और वो उपाय जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं वो नहीं कर रहे हैं, उनको नोटिस भी नगर निगम की तरफ से जारी किया गया है। अब तक कम से कम 3,000 ऐसे घर हैं जिन पर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाकर चेकिंग कर चुकी हैं, खासतौर पर वो इलाके जहां से डेंगू के केसेस ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। जी एसके, जिस तरीके से लगातार मामले आ रहे हैं और कोविड के दौरान अगर हम देखें तो कोविड के दौरान काफी सख्ती प्रशासन की तरफ से अपनाई गई और शायद यही वजह रही और इसके अलावा जो CCC फॉर्मूला अपनाया गया उसके जरिए ही कहीं ना कहीं कोविड में लगातार बढ़ते मामलों पर रोक लग पाई थी और शायद वही फॉर्मूला अब डेंगू के खिलाफ भी अपनाने की तैयारी है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और कोविड के दौरान अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येक दिन टीम 9 के साथ बैठक करते थे, दिशा निर्देश देते थे और देखते थे पूरे प्रदेश भर में कितने मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, कितने ऐसे मरीज हैं जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, कितने टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन में नंबर 1 था, टेस्टिंग में नंबर 1 था और पूरे प्रदेश भर के सभी हॉस्पिटल्स में डेडिकेटेड कोविड वार्ड्स बनाए गए थे, जहां पर कोविड मरीज जो आ रहे थे उनको अलग अलग कैटेगरी के अनुसार कोविड लेवल 1, 2, 3 करके बनाए गए थे, जिसमें अलग अलग मरीजों का इलाज हुआ। यही एक वजह है कि कोविड पर देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश ने काबू पाने में कहीं न कहीं सफलता पाई है। और अब जब डेंगू इस तरीके से चल रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर निर्देश प्रदेश के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी किए हैं कि वो इस तरीके की व्यवस्था हॉस्पिटल्स में करें, जहां पर जो मरीज आते हैं तत्काल उनकी जांच की जाए, ताकि इलाज में बिल्कुल भी देरी ना हो, ये पता चल सके कि आखिर मरीज को समस्या डेंगू की है या चिकनगुनिया है या वायरल फीवर उसको आ रहा है, और उस हिसाब से उसका इलाज शुरू किया जा सके। साथ ही साथ जो डेंगू और साथ ही साथ चिकनगुनिया से जुड़ी हुई जो दवाइयां हैं, जो उपकरण हैं, वो पूरी तरीके से क्रियाशील रखे जाएं। डेंगू को लेकर जो दवाइयां हैं उनकी उपलब्धता अस्पताल में सुनिश्चित हो, बेड्स की संख्या पूरी तरीके से रहे और मरीजों को बेवजह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर ना किया जाए। अगर कोई मरीज किसी अस्पताल में आता है तो तत्काल उसका इलाज शुरू किया जाए। तो ये बहुत सारे निर्देश हैं जो मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेश के सभी सीएमओस को, सभी सीएमएस को जारी किए गए हैं कि पूरी तरीके से एक्टिव रहते हुए इस तरीके की व्यवस्थाएं करें। 24 घंटे अस्पतालों में भर्ती की व्यवस्था की जाए। अगर कोई भी मरीज इमरजेंसी में पहुंचता है तो तत्काल उसका टेस्ट किया जाए और फौरी तौर पर उसका इलाज शुरू कर दिया जाए, ताकि प्रदेश में कहीं भी डेंगू से कोई मौत अब ना होने पाए। जी बिल्कुल, ऐसे देखिए किस तरीके से लगातार कदम जो है महत्वपूर्ण सरकार की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। हमारी संवाददाता प्रिया राणा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रिया, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, अलग अलग स्तर पर जो तमाम आयाम है वो अपनाए जा रहे हैं ताकि डेंगू के केसेस जो हैं कम किए जा सकें। आपका क्या अपडेट मिल रही है मौके से? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात नोएडा की करें तो नोएडा में जो डेंगू के मरीज हैं वो 600 को पार कर गए हैं। बावजूद उसके देखिए अगर हम पीजीआई की बात करें या निथारी हॉस्पिटल की या जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जो इलाज के लिए जो काफी है जो बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे थे, हालांकि बताया गया है कि बहुत सारे लोगों को डेंगू प्लस टाइफाइड जो है एक साथ देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से देखिए सुबह सुबह ही इतनी लंबी लंबी कतारें वहां पर देखने के लिए मिल रही है अस्पतालों में। लेकिन बावजूद उसकी अगर हम बात करें पीजीआई हॉस्पिटल की, क्योंकि देखिए लगातार जो अथॉरिटी की टीम है घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रही है कि कहीं पर पानी इकट्ठा ना हो और थर्माकोल का इस्तेमाल ना करें लोग, लगातार इसको अपील की जा रही है। लेकिन पीजीआई के हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो वहां पर अगर हम देखेंगे बेसमेंट पे इतनी ज्यादा गंदगी देखने के लिए मिल रही है, ऊपर मरीजों का इलाज चल रहा है और नीचे इस तरीके की गंदगी है। लेकिन बावजूद उसके देखिए कंप्लेंट हुई तो सीएमएस से बात की गई, उसके बाद जो है वहां पर बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन गंदगी अभी भी वहां पर देखी जा रही है। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा हम बता रहे हैं कि कहीं पर पानी जब जमा होता है तो डेंगू की जो है ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि जो लोग हैं बीमार हो रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो वहां पर तस्वीर अब कुछ और नजर आ रही है। लगातार वहां पर जो देखिए संख्या बढ़ रही है। हालांकि सीएमओ का कहना है कि बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि जिस लिए कोविड के जो बेड आरक्षित किए गए थे उनको लिए भी अब खोल दिया गया है उन वार्ड्स को। लेकिन मरीज अभी भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए समस्या बहुत ज्यादा है। सुबह लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और हॉस्पिटल में बेड फुल हो चुके हैं। हालांकि अथॉरिटी जो है लोगों को जागरूक करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं प्रिया टेस्टिंग पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द डेंगू की पुष्टि हो सके, इससे पहले कि वो सीरियस कंडीशन में पहुंचे। के प्रति बिल्कुल देखिए अगर कोई भी मरीज अस्पताल में पहुंच रहा है तो सबसे पहले उसकी जांच ही की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें जो प्राइवेट लैब्स हैं उनके लिए भी जिस कोविड में नियम देखे गए थे सेम वही नियम अपनाए जा रहे हैं। उनको भी ये आगाह किया गया है कि कोई भी ज्यादा पैसे ना वसूले, क्योंकि देखिए अलग अलग लैब्स हैं तो बहुत मिडिल क्लास लोग हैं जो मान लीजिए बाहर अपना टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो जो है लोग अवैध वसूली करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सीएमओ के द्वारा सभी को ये निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें चाहे प्राइवेट लैब हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, डेली की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को देनी है कि कितने मरीज आज डेंगू के आए हैं और कितने एक्टिव केस है और क्या उनकी हालत। क्योंकि देखिए लगातार जो डेंगू में है सबसे ज्यादा प्लेट्स कम होती हुई लोगों की नजर आ रही है, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि डेंगू पर काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल, बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया प्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। एसके आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।